हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष पाठशाला। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अभी तक हम लोगों ने इसका ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया है। और जस्ट पिछले ही क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर के बारे में कि ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वो क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड मैंने आज का एक टॉपिक लाया है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन लॉन्ग प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स। कि लॉन्ग प्लांट और शॉर्ट प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसको समझना है, ठीक ना। अब देखो, इसको लाने के पीछे ये जो टॉपिक आज का है, इसके पीछे का रीजन ये है कि क्लास 10th बोर्ड में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन लॉन्ग प्लांट्स। कि जो लॉन्ग प्लांट्स होता है, लंबा पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें वाटर और मिनरल को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक। तो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो उस इसलिए मैंने लाया क्या चीज कि लॉन्ग प्लांट्स में हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट प्लांट में कैसे होता है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, किसके थ्रू हो रहा है वो प्रोसेस, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि ये इस दोनों से रिलेटेड है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस टॉपिक में आपको जरा से भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसके लिए देखो देखो मैंने क्या किया है कि एक पहले से डायग्राम बना दिया है इसका, ठीक है। और इस डायग्राम में मैंने किया क्या है कि एक प्लांट का मैंने सेक्शन लिया। जैसे सपोज करो क्या कि अगर मैंने बनाया ये एक प्लांट का, ये मान लिया कि स्टेम का पार्ट है, ठीक ना। स्टेम का पार्ट है, ये पार्ट इसका हो गया क्या चाहिए, रूट। ठीक। ये हो गया एक रूट का ब्रांच। अगर इस ब्रांच का, जैसे ये रूट का ब्रांच लेते हैं, ठीक है, इसका अगर एक छोटा हम सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन को मान लिया कि हम बड़ा करके देखें क्या, ये सेक्शन हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये छोटा जो सेक्शन लिया है रूट का, ये सेक्शन हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, इधर बाहर से इसके अंदर की तरफ, बाहर का जो लेयर हो गया एपिडर्मिस होता है, सबको पता है। और वहां पर रहेगा क्या चाहिए, रूट लेयर, ये भी पता है सबको। तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमको कुछ सेल्स का कुछ लेयर हमको देखने के लिए मिलेगा, कुछ टिश्यू का लेयर देखने के लिए मिलता है। ठीक। और बिल्कुल सेंटर में, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, जो लेयर होगा, जो सेल का लेयर होता है, ठीक ना। जैसे सपोज करो क्या चाहिए कि एक साइड मैंने ये दिखा दिया, एरो दिखाया है, और एक साइड दिखा दिया मैंने क्या, इस तरह से कुछ लेयर होगा सेल का। अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे एपिडर्मिस का एक फर्स्ट लेयर है, सबसे आउटर लेयर, उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाता है, ठीक। फिर एंडोडर्मिस आता है, पेरीसाइकिल आता है, फिर अब आएगा वास्कुलर टिश्यू का। तो इस तरह से क्या एक लेयर पाया जाता है। चाहे हम इधर से जाए, इधर सेंटर में जाए तो भी सेम लेयर रहेगा, चाहे उधर से हम सेंटर में आए तो भी लेयर इसका सेम रहेगा। और सेंटर में जो इसका सेंटर होता है, इस सेंटर में क्या रहेगा, इसमें रहेगा वास्कुलर टिश्यू। इसमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, वॉस्कुलर टिश्यू। और वॉस्कुलर टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, दो टिश्यू आता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक ना। तो सेंटर में ये रहेगा। तो इसी का सेक्शन मैंने लिया है और इसको बिल्कुल सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, सो डैट कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि ये रूट का सेक्शन लिया हुआ है। और रूट का जानते क्या है कि सबसे आउटर लेयर जो रहता है रूट का, ये वाला आउटर मोस्ट लेयर रहता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपिडर्मिस। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया है, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये है एपिडर्मिस का। और एपिडर्मिस से क्या होता है कि रूट हेयर निकला हुआ रहता है। सपोज करो क्या कि ये एपिडर्मिस था, इससे क्या इस तरह से रूट हेयर निकला हुआ है, ठीक। तो यहां से मैंने दिखा दिया एक रूट हेयर निकला हुआ है। एपिडर्मिस के जस्ट बाद सेल का कुछ लेयर होता है, उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। जब यहां से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हमको क्या होगा कि कुछ दूर में यहाँ पे जो है हमको एक लेयर सेल का दिखाई देगा, और इसको नाम दे दिए हम क्या चाहिए, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद का जो लेयर होगा वो कहला जाएगा एंडोडर्मिस, ठीक। ये वाला जो पार्ट यहाँ पे है, ये पार्ट कहला गया क्या चाहिए, एंडोडर्मिस। और ये पार्ट कैसे रहेगा, इस तरह से रहता है। लेकिन मैंने समझाने के लिए बस इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है कि कंफ्यूजन आपको बस ना हो। तो एंडोडर्मिस हो गया। और एंडोडर्मिस के बाद क्या होगा कि ये आ जाएगा सेंटर के लेयर, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का बंडल होता है, जाइलम और फ्लोएम लोकेटेड होता है। तो रूट में जो भी सेल होता है, जो भी टिश्यू होता है, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है। हमको इतना नहीं जानना है, ठीक ना। इसमें देखो एक चीज जानना क्या है कि एक एमसीक्यू आपका आता है कि जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक ना, उसका सीक्वेंस क्या है, वो किस उसका मतलब कौन सा सीक्वेंस में फॉलो करता है। जैसे रूट हेयर हो गया, तो रूट हेयर के बाद कौन किस में जाएगा वाटर और मिनरल, वो जाएगा किस में, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बाद किस में जाएगा, तो वो जाएगा कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के बाद जाएगा एंडोडर्मिस में। ये एपिडर्मिस था, सॉरी, फिर से एक बार बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। रूट हेयर, उसके बाद एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आ जाता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद वो जाता है जाइलम में, और जाइलम के बाद जाएगा वो कहाँ, लीफ में। तो ये सीक्वेंस में कभी कभी पूछ देता है जाइलम तक का लेके कि ये वाटर जो है किस सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो ये एमसीक्यू के लिए आप सीक्वेंस याद रखना।
हमको बस देखना क्या चाहिए कि इसमें वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। और इसमें जो इसका कोर होगा, मतलब ये टॉपिक का जो सबसे बेसिक चीज होगा, वो होगा क्या चीज आपका, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक ना, जो कि मैंने एक सेपरेट लेक्चर में बता दिया है, ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। खास करके अगर वाटर का बात करें, क्योंकि वाटर जो है या लिक्विड या सॉल्वेंट जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ऑस्मोसिस को जानना इसके लिए जरूरी है, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करें तो थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में हम बता देते हैं कि ऑस्मोसिस में सिंपल क्या होगा कि जहां पे सॉल्वेंट का, वाटर या लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, वहां से वो कम की तरफ जाएगा। ये सिंपल हो गया। या वो दूसरा ढंग से अगर इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाई कंसंट्रेटेड वाले, सॉरी, हाई कंसंट्रेटेड नहीं, लो कंसंट्रेटेड वाले रीजन से वो हाई कंसंट्रेटेड वाले रीजन में जाता है। जहां पे पानी कम गाढ़ा है वहां से वो ज्यादा गाढ़ा की तरफ जाता है। ऐसा सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया। बट ये चीज मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया है अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है रूट हेयर, ठीक ना। और रूट हेयर जो रहता है ये वाटर और मिनरल, ये रहता है किसके कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में है। और सॉइल में हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, वाटर और मिनरल, ठीक। अब बताओ क्या चाहिए कि जो वाटर यहाँ पे पाया जाएगा कौन सा वाटर होता है, ये एमसीक्यू में आता है कि प्लांट जिस वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा वाटर होता है, तो वो होता है कैपिलरी वाटर। ये भी याद रखना कि किस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो होता है कैपिलरी वाटर। वैसा वाटर जो सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है कैपिलरी वाटर। ये मैंने दिखा दिया, सॉइल का पार्टिकल्स है और इसके बीच में जो वाटर का एक फिल्म है, एक छोटा सा पतला सा लेयर बना हुआ है, या इसके बीच में जो भी वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है कैपिलरी वाटर। और इसी वाटर को जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, रूट के थ्रू। रूट में किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, तो वो होता है रूट हेयर। अब अगर हम पूछे क्या कि जो वाटर है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ होगा, जो रूट हेयर में, रूट हेयर क्या है, एक यूनिसेलुलर सेल है, एक सिंगल सेल है, ठीक ना। तो इसमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म यानी कि सेल में जो वाटर है वहां इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, या सेल के बाहर जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां होगा। वाटर ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉइल के बाहर या सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली कहाँ होगा, सॉइल के बाहर होगा। और ऑस्मोसिस का ये हम जानते हैं क्या कि ये हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन में जाता है, यानी कि जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। तो अमाउंट ज्यादा था सॉइल में और सेल के अंदर अमाउंट था कम, तो वाटर किधर मूव कर जाएगा, वाटर मूव करेगा कहाँ, ये वाटर मूव करता है सॉइल से निकल जाएगा और ये चला जाएगा कहाँ, इसके रूट हेयर में, ठीक ना। और यहाँ पे मदद कौन करेगा, एक मैंने रूट प्रेशर भी बताया था कि ये रूट भी क्या करता है, एक इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका लॉन्ग प्लांट्स का बात कर रहे हैं, और लॉन्ग प्लांट्स में याद रखना कि लॉन्ग प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन पुल का रोल होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल आप याद कर रखना कि जब भी हम लॉन्ग प्लांट्स का बात करेंगे कि लॉन्ग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वो हमेशा होगा ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। और जो शॉर्ट प्लांट रहेगा उसमें ट्रांसपिरेशन होता है किसके थ्रू, तो रूट प्रेशर उसके लिए एनफ हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। अब आते हैं फिर से हम इधर पे, ठीक ना अपना। देखो, तो रूट हेयर में एंटर कर गया। अब जैसे ही रूट हेयर में एंटर करेगा सेल, पानी, ठीक ना, वाटर एंटर करेगा, तो इसमें क्या, वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा हो जाएगा और बगल वाले सेल में कम रहेगा, क्योंकि इसमें अभी जस्ट पानी आया है। तो इसमें क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और बगल वाले सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कम, एंडोडर्मिस में। तो ये वाटर अब मूव करके चल जाएगा कहाँ, एंडोडर्मिस में, ठीक ना। अब जैसे ही एंडोडर्मिस में गया तो क्या होगा कि इस सेल में क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और बगल वाले में कम होगा। तो यहां से चल जाएगा कहाँ, चाहिए ये निकल के चला जाएगा फिर बगल वाले सेल में, ठीक ना। तो ये प्रोसेस जो है लगातार हो रहा है कि जहां एक सेल में वाटर गया, एंटर करा, तो दूसरे सेल के कंपैरिजन में क्या होगा, जैसे इसमें वाटर गया तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया वाटर का, और बगल वाले सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अमाउंट कम है। तो ये वाटर मूव करके चल जाएगा इसमें। अब जैसे इसमें जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर मूव करके चल जाएगा इसमें। तो ये प्रोसेस जो है ये लगातार ऐसा चल रहा है, ठीक है। कि एक बार रूट हेयर क्या करा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, कि कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो रहा है उसके कारण क्या होगा कि ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक ना। और अल्टीमेटली पहुंच गया कहा, वो एंडोडर्मिस में पहुंच गया। और इसके बाद जो है वो आ जाता है कौन सा, जाइलम और फ्लोएम का। ऐसे इसके बाद भी रहता है क्या, पेरिसाइकिल रहता है, वो भी याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा कि ये एंटर यहाँ पे करेगा अब जाइलम टिश्यू में, ठीक ना। जाइलम टिश्यू क्या है, एक वॉस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है इसको, ठीक ना। तो अब इसमें एंटर कर जाएगा ये वाटर एंटर कर गया इस जाइलम टिश्यू में। और जाइलम टिश्यू क्या करेगा, इस वाटर को लेगा और इसको पहुंचा देगा कहां तक, लीफ तक। इस वाटर को लिया और इसको कहां पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया लीफ
ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कैसे एब्जॉर्प्शन, वो जो लॉन्ग प्लांट था इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, सब प्लांट में ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होगा। सब प्लांट्स में जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये ऐसा ही रहता है कि रूट हेयर एब्जॉर्ब करा, कि क्यों एब्जॉर्ब करा, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा था, सेल में कम था, तो एब्जॉर्ब कर लिया, इसको आगे ट्रांसपोर्ट करते चले गया और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, जाइलम में पहुंच गया। जाइलम इस वाटर को लिया और इसको पहुंचा दिया लीफ तक। ठीक ना। अब देखो क्या हो रहा है कि इस लीफ पे क्या है, मान लिया क्या चीज है, दिन का समय है, सनलाइट है, डे टाइम है। ठीक है, सनलाइट है, और सनलाइट जब तक रहेगा, तो हम तक पहले पढ़ चुके हैं क्या कि जब तक सनलाइट होगा तब तक ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस चलते रहता है। डे टाइम में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा या एरियल पार्ट, ऐसा हम उसमें अलग पढ़ा दिए थे आपको। तो जब तक सनलाइट है तब तक क्या हो रहा है कि यहाँ जो वाटर आया है, ये वाटर क्या होगा, इस स्टोमेटा से जो है वो रिलीज होते रहेगा वेपर के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, वाटर यहाँ से रिलीज भी होते जा रहा है। ठीक है, वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा कि जो लीफ का सेल रहेगा उसमें फिर से पानी का कमी होगा, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, फिर से जो है यहाँ से वाटर को खींचना शुरू कर देगा। ठीक ना, ऊपर पानी था, ऊपर पानी गया और यहाँ से पानी क्या हो रहा है, लॉस्ट होते जा रहा है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते जा रहा है। अब क्या होगा कि लीफ का जो भी सेल रहेगा इसमें पानी का कमी होगा, वाटर का कमी हो जाएगा, और उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, फिर से एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, और उस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि ये जो जाइलम टिश्यू था ये सेल से जो है वाटर को खींचना शुरू कर दिया। या ऐसा बोले कि ये जो रूट था, ये रूट क्या करा कि सॉइल से वाटर को खींचना शुरू कर दिया। और ऐसा ही मैंने कुछ बताया था किसमें, ट्रांसपीरेशन पुल के केस में, या इसको सक्शन फोर्स कहा जाता है। ये ट्रांसपीरेशन पुल को आप जरूर देखना, ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप फिर से जो है ट्रांसपीरेशन पुल के वीडियो को देखना। उसके बाद जो है ये लेक्चर आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन पुल में क्या बताया था मैंने कि जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होगा, जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होगा तो क्या होगा कि जो रूट का सेल होता है, जो रूट का सेल होता है वो क्या करेगा, उतना ही तेजी से वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक ना, ये बताया था मैंने ट्रांसपीरेशन पुल के केस में। जैसे मैंने ये क्या एक जैसे बताया था मैंने, वहां पे क्या एक थोड़ा सा बता देते हैं कि ये मान लिए कि एक कोल्ड ड्रिंक्स का मेरे पास बॉटल है, गिलास कुछ भी है, और इस कोल्ड ड्रिंक्स में एक स्ट्रॉ है, और इसको कोई बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा जो है इसको सक कर रहा है। ठीक ना, इसको पी रहा है। इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने क्या किया कि यहाँ से जो है एयर को सक करा इसने। ठीक ना, इसको क्या करा, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स को ये ऊपर से पी रहा है, और इसके कारण क्या होगा कि इसका जो नीचे वाला ओपनिंग है, इस ट्यूब का नीचे वाला ओपनिंग है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक वैक्यूम बन रहा है ऊपर से, क्योंकि ये खींचते जा रहा है तो नीचे क्या हो रहा है कि एक वैक्यूम बनते जा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और इसी प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स था ये फिर से जो है इस ट्यूब में जाना, ये मतलब कंटिन्यू रहता है जाते। तो सेम ऐसा ही चीज यहाँ पे भी हो रहा है ना, कि जैसे जैसे यहाँ पानी गया, वाटर पहुंचा, और ये वाटर क्या हो गया कि वेपर के फॉर्म में लॉस्ट होते जा रहा है, निकलते जा रहा है प्लांट के बॉडी से। तो जैसे जैसे लॉस्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि एक प्रेशर क्रिएट यहाँ पे हो रहा है, जो रूट का सेल है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उसी प्रेशर के कारण क्या होगा कि ये वाटर को जो है स्वाद से फिर से खींचना शुरू कर देगा। तो ऐसे होता है क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल का लॉन्ग प्लांट्स में। और इसमें जो मेजर रोल रहेगा, प्रिंसिपल रोल रहेगा, वो किसका होता है, वो होता है ट्रांसपीरेशन पुल का। तो स्टार्ट ऐसे किया जाएगा कि जो लॉन्ग प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें मेजर रोल किसका होता है, ट्रांसपीरेशन पुल का। और उसके बाद आगे जो है हमको ये बता देना कि रूट हेयर जो रहता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम रहेगा और सॉइल में ज्यादा होता है। और इस तरह से ये एब्जॉर्ब करते हुए क्या करेगा, इस वाटर को कंटिन्यू आगे रखता है, इपीडर्मिस में पहुंचाएगा, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, और अल्टीमेटली ये पहुंचा देता है इसको कहाँ, जाइलम में। और जाइलम में एक बार पहुंच गया तो ये ट्रांसपोर्ट कर देता है लीफ तक। और लीफ में क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है लीफ के थ्रू। तो ये क्या करेगा, एक रूट में जो है, रूट के सेल में फिर से प्रेशर जनरेट करेगा, और इस तरह से क्या है, ये फिर से जो है वाटर को ड्रॉ करते रहेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करते रहेगा। तो ऐसा चीज, इसका एक शॉर्ट नोट्स मैंने लिख दिया है, कहा एक शॉर्ट नोट्स है, उसको पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दिया है। आप चाहो तो वहां से इसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ये हैंड रिटन फ्री नोट्स है, तो ले सकते हो। ये तो था लॉन्ग प्लांट्स के केस में। शॉर्ट प्लांट में किसका रोल रहेगा, वो रूट प्रेशर का रोल होता है। रूट प्रेशर के थ्रू आसानी से शॉर्ट प्लांट में जो छोटा पौधा होता है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन ये याद रखना क्या, रूट प्रेशर कब काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट में फंक्शनल रहता है, रात के समय काम करता है। दिन में इसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलेगा, डे सनलाइट आया तो ट्रांसपीरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रांसपीरेशन जब तक चलेगा तब तक ट्रांसपीरेशन पूल होते रहेगा, यानी कि इसी ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। तो ये बात भी एकदम बैठा के रखना माइंड में। अब देखो यहाँ पे दो हम टर्म मैंने टर्म लिखा है, एक है क्या चीज,
सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, ठीक ना। जो वाटर, ऐसे ये क्लास 10th स्टैंडर्ड तक में बहुत कम ही चांस रहता है कि ये पूछेगा कि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, लेकिन आगे हो सकता है क्या, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये शायद देखने के लिए मिल जाए। तो एक छोटा सा याद रखना ये पॉइंट कि जो अगर वाटर जा रहा है, जैसे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो एक सेल से दूसरे सेल से होते हुए जा रहा है। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में गया, फिर इसके साइटोप्लाज्म में, फिर नेक्स्ट के सेल के साइटोप्लाज्म, फिर कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म होके जा रहा है। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और कैसे हो रहा है, वो उसके साइटोप्लाज्म से होते हुए जा रहा है। तो अगर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कहला जाएगा क्या चीज, वो कहला जाएगा सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी कि वो सेल के साइटोप्लाज्म से होते हुए गुजर रहा है। ठीक। लेकिन अगर जैसे क्या होगा कि इसके चारों तरफ भी क्या बहुत सारा सेल होगा, ये तो मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है, इसके आगे पीछे भी बहुत सारा सेल होगा। और जानते क्या है कि प्लांट के केस में सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस हमको मिल जाता है। सब जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगह पे जो है ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं, थोड़ा सा ये कैपिलरी वाटर को जो है इरेज करते हैं, तो ये इंटरसेल्युलर स्पेस जो है, जैसे मान लिए क्या ये इसका सेल था, और यहाँ पे मैंने इसे बना दिया ये दूसरा सेल का लेयर, ठीक ना। तो मान लिया क्या चाहिए, बीच में देखो ये छोटा सा स्पेस बच गया है, ठीक ना। तो अगर वाटर इस स्पेस से होके जा रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इस स्पेस से होके जा रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटर सेल्युलर स्पेस, इसको कहा जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक ना। तो अगर इंटरसेल्युलर स्पेस से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो कहला जाएगा क्या चाहिए, एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म से होकर गुजरा तो वो कहला जाएगा सिम्प्लास्ट पाथवे। लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक में ये बहुत कम ही चांस रहता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले। एक बच्चा क्या चाहिए, प्लाज्मोलाइसिस और इम्बिशन क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा है ये, ठीक ना। तो इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। मान लिए क्या कि मैंने एक ऐसा कुछ एक सेल बना लिया है, ठीक। और जानते क्या है कि सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सॉरी वो होता है सेल वॉल। ये मैंने, ये क्या सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और उसके नीचे रहेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसका पार्ट रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है इसका जो भी पार्ट होता है सेल का, ठीक ना, ये वैक्यूल हो गया। वैक्यूल के बाद जितना भी सेल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। अगर इस सेल को हम रख देते हैं किसमें, इस सेल को मान लिया कि मैंने रख दिया किसमें, हाइपरटोनिक कंडीशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में रख दिया मैंने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, यानी कि लिक्विड वाला पार्ट कम हो, और उसमें क्या हो, सॉलिड वाला पार्ट, सॉल्यूट का पार्ट ज्यादा हो, ठीक। अब देखो उस केस में क्या होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि लिक्विड वाला पार्ट कम है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट ऐसे कर दिए कि सॉल्वेंट इसमें कम रहेगा, सॉल्यूट ज्यादा रहेगा। और इस अभी अगर सेल का कंपैरिजन करें इस सॉल्यूशन से, तो हमको सेल के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में देखने के लिए क्या मिलेगा कि इसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट हो रहा है वो ज्यादा है, ठीक ना। और हम लोगों ने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में होता है। तो देखो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, वो है सेल के अंदर, और कम कहाँ है, वो है सॉल्यूशन के अंदर। बताओ कि सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होगा, यानी कि इस सेल से सॉल्वेंट निकलेगा, लिक्विड वाला पार्ट निकलेगा, और ये मिल जाएगा जाके कहा, सॉल्यूशन में। यानी कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये चला जाएगा कहाँ, इस सॉल्यूशन में जाके मिल जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो सेल था, प्लांट सेल, जो कि पहले ऐसे था, ठीक, और इसके अंदर का ये प्रोटोप्लाज्म या जो भी कहो पार्ट जो था इसके सेल वॉल के अंदर, वो पहले ऐसे स्ट्रेच था। लेकिन जैसे ही इससे वाटर लॉस होगा, इससे सॉल्वेंट बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट रहता है ये बिल्कुल सिकुड़ के ऐसा, मतलब श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ के ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। सेल वॉल क्योंकि हार्ड रहता है तो वो अपना जगह वैसे उसका फिक्स्ड रहता है शेप, तो उसका जगह फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन प्रोटोप्लाज्म से क्योंकि वाटर लॉस हो गया, निकल गया सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी सेल को, प्लांट सेल को डाले किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो सेल क्या करा, वाटर को लॉस करा, सॉल्वेंट को लॉस करा, जिसके कारण उसको उसका प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो गया और श्रिंक हो गया। ये प्रोसेस कहला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। और अगर इसको फिर से हम डाल दें किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा
कि वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है क्या चीज ज्यादा और इसमें है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम। इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और सॉल्यूशन में हो जाएगा ज्यादा। तो अब वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, ये सॉल्यूशन से चल जाएगा सेल के अंदर, ठीक है ना। और सेल क्या करेगा, फिर से अपना ओरिजिनल जो उसका शेप होता है उसको ऑक्यूपाई कर देगा, रिटेन कर देगा उस शेप को। तो ये था क्या चीज, प्लाज्मोलाइसिस का। इम्ब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। तो दो कंपोनेंट फिलहाल याद रख सकते हो कि सेल वॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब जो है ये सब हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है। हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि वैसा कंपोनेंट या वैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, वैसा कंपोनेंट या वैसा चीज जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे स्पंज रहता है ना, स्पंज को अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या होता है, वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, वो फूल जाता है वो, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज, ऐसा मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है उसको कहेंगे क्या, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो जो सेल वॉल होता है वो कैसा नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कुछ प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इम्बिशन में क्या होगा कि जब किसी मटेरियल को, जब कोई मटेरियल वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को कहा जाता है इम्बिशन। और ये चीज आप लोगों ने गौर करा होगा, कहा जो विंटर नहीं कर रहे, सॉरी, जो बारिश का मौसम आता है, ठीक ना, रेनी सीजन आता है, उस केस में क्या होगा, अगर लकड़ी को आप रख दो कहाँ पे, पानी में रख दो, तो लकड़ी क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाता है, वो फूल जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि लकड़ी है, उसका जो सेल होगा, उस सेल में क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज का नेचर कैसा होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके वो फूल सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि लकड़ी पे जैसे पानी पड़ेगा, वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका साइज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहां पे जो है देखा जाएगा क्या, लकड़ी में दरार पड़ जाता है। इसका यूज जो है, इस चीज का यूज, एम्बिशन का जो है यूज किया जाता है स्टोन को तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए, ठीक ना। कि पत्थर में जो बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा, स्टोन रहेगा, उसमें एक छोटा सा दरार बना देंगे, उसमें लकड़ी को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, और उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। जब बारिश होगा, वाटर के कांटेक्ट में अगर वो आता है, तो वो क्या होगा कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो कितना प्रेशर लगाता है, एक्सर्ट करता है। तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उस प्रेशर के कारण क्या होगा, जो स्टोन होता है बड़ा बड़ा, इवन उसको भी वो तोड़ देता है। ठीक, सीड का जो जर्मिनेशन होता है उसमें भी ये इम्बिशन मदद करता है। प्लस जो सीड का जो सीडलिंग होता है, वो जब ग्रो करता है, रूट जहां से रूट निकल रहा है, शूट का डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे अगर सीड को आप फूलने के लिए देते हो, पानी में अगर छोड़ देते हो ओवरनाइट, उसको सोक करके छोड़ते हो, तो क्या देखते हो, उसका साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, वो भी इम्बिशन होता है, ठीक ना। सीड जर्मिनेट करा तो जर्मिनेशन में मदद करता है ये इम्बिशन। सीड से जब सीडलिंग निकलेगा, जो छोटा छोटा व्हाइट पार्ट निकलता है ओवरनाइट सोक करने के बाद, या उसको 1 से 2 दिन अगर छोड़ देगा, तब जो सीडलिंग उससे निकल रहा है, तो उसके ग्रोथ में भी क्या करेगा, ये इम्बिशन मदद करता है, ठीक ना। सीड को जब हम लगा दिए, फील्ड में लगा दिए, तो उससे जो रूट अंदर की तरफ ग्रो करेगा, उससे रूट डेवलप होगा। रूट जब सॉइल के अंदर की तरफ जाएगा, तो उसमें भी मदद करेगा क्या चीज, ये इम्बिशन प्रोसेस कैसे मदद करेगा, तो जो रूट रहेगा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और जितना वाटर को वो एब्जॉर्ब करेगा उसका साइज बढ़ेगा, और बढ़ेगा साइज तो क्या करेगा, वो अपने चारों तरफ एक प्रेशर को क्रिएट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसी के कारण क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स रहता है वो धीरे धीरे साइड होते चल जाता है, और रूट अपना रास्ता आगे की तरफ बनाते चलता है। तो ये था इम्ब्यूशन के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस बता दिए, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे बता दिए कि साइटोप्लाज्म से गया तो वो सिम्प्लास्ट हो गया, अगर इंटरसेलुलर स्पेस से गया तो वो हो गया क्या, एपोप्लास्ट पाथवे। ये फिर बता दिया क्या चाहिए कि शॉर्ट प्लांट में जो ज्यादा फंक्शनल आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चाहिए, रूट प्रेशर। और जो लॉन्ग प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो होता है किसके थ्रू, वो होता है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू, ठीक ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, तो बस उसके पीछे का रीजन यही था कि वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो क्लास, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।